अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 37। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। ग्रीचर ने चेहरे पर मेकअप किया हुआ था। लंबे से मखसूस किस्म के लिबास में वो कोई अरब मालूम होता था। जब वो डायमंड स्टोर में दाखिल हुआ तो डायमंड स्टोर के अमले का एक शख्स उसके पास पहुंच गया। उसने ग्रीचर की रहनुमाई करना चाहिए, लेकिन ग्रीचर ने हाथ उठाकर टूटी फूटी मखसूस अंग्रेजी में कहा, मैं यह कुछ खरीदने नहीं बल्कि फ़रोख्त करने आया हूँ। चुनांचे मुझे किसी ऐसे शख्स से मिलवाओ जो डायमंड स्टोर के लिए ख़रीदारी करता हो। आप क्या फ़रोख्त करना चाहते हैं जनाब? उस शख्स ने मुद्दिबाना अंदाज में पूछा। हीरे, ग्रीचर ने जवाब दिया। तब तो आपको हमारे मैनेजर से मिलना चाहिए, आइए मैं आपको उस तक पहुँचा दूँ। सेल्समैन ने कहा और ग्रीचर को लेकर एक खूबसूरत ऑफिस में पहुँच गया जो इस स्टोर की चौथी मंजिल पर वाक़ था। ऑफिस के दरवाजे पर रुककर इंटरकॉम पर मैनेजर से राब्ता कायम किया गया और ग्रीचर ने आने का मकसद बता दिया। चंद लम्हात के बाद एक तवील कामत और दुबले पतले मुकामी शख्स ने ग्रीचर का इस्तकबाल किया। चौड़े चेहरे वाला ये शख्स दोनों भवें आपस में मिली होने की वजह से कुछ खतरनाक सी शक्ल का मालिक नजर आता था। ताहम उसकी मुस्कुराहट बड़ी मासूम सी थी। उसने परतकल्लुफ़ अंदाज में ग्रीचर का इस्तकबाल करते हुए कहा, तशरीफ़ रखिए जनाब। अमूमन लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं और हम आम हालात में माल बहुत कम ख़रीदते हैं। ताहम अगर आप कुछ फ़रोख्त करने के ख्वाहिशमंद हैं तब भी आपको मायूस नहीं किया जाएगा। डायमंड स्टोर की एक साख है, हम इस साख को कभी मुतासिर नहीं होने देते। क्या चीज़ फ़रोख्त करना चाहते हैं आप? उसने पूछा। मैं आपसे तारीफ़ हासिल नहीं कर सका है, मिस्टर ग्रीचर ने बदस्तूर टूटी फूटी इंग्लिश में कहा। मैं स्टोर्स का मैनेजर कौशिंग फोलियो हूँ, तवीलुल कामत शख्स ने अपना तारुफ कराते हुए कहा और ग्रीचर ने उसकी जानिब मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। कौशिंग दुबला पतला हाथ फौलादी मालूम होता था। मुसाफिर करने के बाद ग्रीचर बैठ के उसने अपने जेब से हीरा निकाला और कौशिंग के सामने रख दिया। हीरे को एक निगाह देखते ही कौशिंग के चेहरे के उजलात तन गए। ग्रीचर की बारीक बीन निगाहें उसका बगौर जायजा ले रही थी। वो जिस काम के लिए निकला था वो नहायत खतरनाक था, लेकिन बहरतौर ग्रीचर अपने तौर पर इंतजामात करके आया था। कौशिंग ने हीरे को उठाकर अपनी हथेली पर रखा और उसे आंखों के करीब रखकर देखने लगा। फिर उसने मेज़ की दराज में से एक खास किस्म का शीशा निकाला और हीरे को अपने सामने रखकर शीशा उसके अकब में रख दिया। अकब से हीरे को देखने के बाद कौशिंग ने गहरी सांस ली और होंठ भींचकर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत उम्दा पत्थर है, एक ही है? उसने सवाल किया। डायमंड स्टोर में एक पत्थर फ़रोख्त करने के लिए नहीं आया जा सकता है, गोया इस किस्म के और भी पत्थर है आपके पास? काउंट ने पूछा। हाँ। कितनी तादाद इनकी? तकरीबन 90, ग्रीचर ने जवाब दिया और कौशिंग मुज़म्मिल नजर आने लगा। उसने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, 90 हीरे इसी साइज और इसी अंदाज के? हाँ मिस्टर कौशिंग, आप हैरान क्यों हैं? अगर एक आध हीरे का मामला होता तो मैं डायमंड स्टोर की जानिब रुख ना करता। मगर मिस्टर, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? मैनेजर ने सवाल किया। मैं अभी आपको नाम बताना ज़रूरी नहीं समझता, पहले हमारे दरमियान सौदे की बातचीत हो जाए। यकीनन होगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना बड़ा सौदा है। मैं तो ये समझा था कि कोई छोटा मोटा हीरा फ़रोख्त करने के लिए लाया गया है। ताहम मैं इस सिलसिले में आपकी बेहतर मुआवनत कर सकता हूँ। मेरे मालिकान इस किस्म के हीरे को ख़रीदने में यकीनन दिलचस्पी जाहिर करेंगे। मिस्टर, आप इसकी क्या कीमत मुतय्यन करते हैं? मैनेजर ने पूछा। मैं उन्हीं लोगों से मुकम्मल सौदे की बात कर सकता हूँ जो इसे खरीदेंगे। मिस्टर मैनेजर, आप अपने मालिकान से राब्ता कायम करके सौदा तय करा दें। मैं आपको इस सिलसिले में माकूल कमीशन पेश करूँगा, ग्रीचर ने कहा। यकीनन मैं आप इस सिलसिले में पूरी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो ये हीरा अपने मालिकान को दिखा दूँ। कहाँ ले जाएंगे आप इसको? ग्रीचर ने सवाल किया। कहीं नहीं, हमारे पास ऐसी मशीनें मौजूद है जो इस हीरे को मालिकान की निगाहों तक पहुँचा सकती हैं। मेरा मतलब है वो एक स्क्रीन पर ये हीरा देख सकते हैं और अपनी जगह बैठे बैठे इसका तयन कर सकते हैं कि ये किस किस्म का हीरा है, मैनेजर ने जवाब दिया। तब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, शर्त यही है कि हीरा मेरी निगाहों के सामने रहे। यकीनन और आप इस सिलसिले में भी मुझे कमीशन दे सकेंगे? मैनेजर ने सवाल किया। अगर सौदा मेरी पसंद के मुताबिक हो जाता है तो मैं तमाम हीरों की फ़रोख्त के बाद आपको $25,000 पेश कर सकता हूँ। कमीशन इंतहाई माकूल है, मुझे मंजूर है और मैं आपसे मुकम्मल ताउन करूँगा, मैनेजर ने जवाब दिया। अपनी जगह से उठ गया। दरहकीकत डायमंड स्टोर के इस आलीशान दफ्तर में बड़ी बड़ी नायाब चीज़ें मौजूद थीं। मैनेजर ने एक दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड का एक बटन दबाया और मेज़ की सतह पर एक छोटी सी मशीन नमूदार हो गई। इस मशीन में कुछ लेंसेज लगे हुए थे। मैनेजर ने एक सुर्ख हीरा एक मखमल के टुकड़े पर रखा और मशीन का लेंस उसके सामने फिट करने लगा और जब लेंस फिट हो गया तो मशीन का बटन ऑन करके हीरे को एक और स्क्रीन पर देखा। हीरा उसे स्क्रीन पर नुमाया नजर आ रहा था। फिर उसने मजीद कुछ अमल किया और मेज़ पर एक ट्रांसमीटर नमूदार हो गया।
اس نے اس کے بٹن دبائے اور کسی کو کال کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد دوسری طرف سے ایک نہایت صاف ستھری آواز سنائی دی۔ ہیلو مینیجر، خیریت، کیا بات ہے؟ وہ جناب ایک عرب تشریف لائے ہیں۔ وہ بہت عمدہ قسم کے ہیرے فروخت کرنا چاہتے ہیں جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، 90 کے قریب، اور جناب علی ایک ہیرا بطور نمونہ بھی لایا گیا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو اسے اسکرین پر پیش کر دیا جائے۔ دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر بھاری لہجے میں پوچھا گیا، جو صاحب ہیرا فروخت کرنے آئے ہیں وہ یہاں موجود ہیں؟ جی ہاں جناب، میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے یہ سوال کیا کہ یہ ہیرے وہ کہاں سے لائے ہیں؟ نہیں جناب، اگر آپ پسند کریں تو براہ راست ان سے گفتگو کر لیں، مینیجر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہیرا اسکرین پر پیش کرو۔ اور مینیجر نے اس عجیب و غریب مشین کے ایک بٹن دبایا اور شاید اس جگہ سے رابطہ قائم کر دیا گیا جہاں سے بات چیت ہو رہی تھی اور جہاں اس مشین کا ریسیور موجود تھا۔ ہیرے پر روشنی پڑ رہی تھی، کمرے میں ننھی ننھی کرنیں بکھر گئی تھی، دوسری جانب بالکل خاموشی طاری تھی۔ مینیجر خود بھی خاموش تھا۔ چند لمحات کے بعد ٹرانسمیٹر سے آواز ابھری، ہاں ہیرا عمدہ ہے، بلا شبہ ہمیں پسند آیا، اب ان صاحب کو ہمارے سامنے پیش کرو جو یہ ہیرا لے کر آئے ہیں۔ مینیجر گریچر کی جانب متوجہ ہو کر بولا، کہ آپ ہمارے باس کو اس باس کے سامنے آنا پسند کریں گے مسٹر؟ کوئی حرج نہیں، میں تمہارے باس سے بات کے لیے یہ لیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے ڈائمنڈ سٹور کا ایک مالک نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کے مالک ہیں۔ میں اس وقت کس سے بات کر رہا ہوں؟ میرے باس سے، جو میرے پرچیز ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہر خریداری کی ذمہ داری انہی کی سپرد ہے، مینیجر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گریچر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں صرف آپ کی اجازت چاہتا ہوں، مینیجر نے کہا، اور اس مشین کا رخ گریچر کی جانب کرے جس پر ابھی تک ہیرا دکھاتا رہا تھا۔ گریچر نے وہ ہیرا مخمل کے ٹکڑے پر سے اٹھا کر اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا اور روشنی اس پر پڑی اور پھر اس کا رخ نیچے ہو گیا۔ ہیلو مسٹر، میں آپ کو کس نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں ابھی اپنا تعارف کروانا پسند نہیں کرتا، یہ ہیرے میرے پاس تقریباً 90 کی تعداد میں موجود ہیں اور میں انہیں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے؟ پوچھا گیا۔ میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ کو یہ علم ہے کہ ڈائمنڈ سٹور قطعی طور پر قانونی کاروبار کرتا ہے۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں خریدتے جو کسی طور پر مشکوک ہو اور قانون کی نگاہ میں اس کی خریدار قابل اعتراض ہو۔ کیا آپ کے پاس یہ ہیرے قانونی طور پر ہیں؟ نہیں، گریچر نے جواب دیا اور ہیرے کو جیب میں ڈال کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مسٹر، براہ کرم بات کریں، باس میں ان صاحب کی سفارش کرتا ہوں، مینیجر نے کہا۔ نہیں مسٹر مینیجر، مجھے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہیرے خود اپنی سفارش ہیں، جہاں تک رہا ڈائمنڈ سٹور کا مسئلہ تو مسٹر مینیجر، میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں اس کوشش کو ناجائز نہیں سمجھتا، کیونکہ ڈائمنڈ سٹور بہت بڑی فرم ہے اور اس کی اپنی ایک ساکھ ہے۔ اگر اس کے مالکان میں سے کوئی اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے اس کوشش پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہارا باس میری آواز سن رہا ہے تو میں اسے اتنا ضرور بتا دوں گا کہ میں ڈائمنڈ سٹور کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے اس طرف آیا ہوں۔ میں کسی اور کے پاس یہ سب کچھ لایا تھا، لیکن میری بات نہیں بن سکی۔ میں نے ایک کوشش کے طور پر ڈائمنڈ سٹور کا رخ کیا۔ اگر ڈائمنڈ سٹور کے تمام ہیرے قانونی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر میں ان میں یہ ناجائز ہیرے شامل کرنا پسند نہیں کرتا۔ شکریہ۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، مشین سے آواز آئی۔ براہ کرم تشریف رکھیں مسٹر، ہمیں خوشی ہے کہ آپ ایک صاف گو انسان ہیں۔ گویا آپ یہ ہیرے قانونی طور پر یہاں نہیں لائے، ویسے بھی ان کی مالیت بہت زیادہ ہے اور میرا خیال ہے کہ بینکاک میں ڈائمنڈ سٹور کے علاوہ کوئی انہیں خرید نہیں سکتا، بشرط یہ کہ پہلے سے کوئی پارٹیاں موجود نہ ہو جو ان ہیروں کو خریدنے کی سکت رکھتی ہو۔ بہرطور ہم آپ سے سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہمیں بتائیے کہ اس حصے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں آپ جیسے کسی ذمہ دار شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر مینیجر بھی ہمارے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ رقم کا فیصلہ کر لیا جائے، اس کے بعد میں آپ کو یہ ہیرے آپ جس انداز میں پسند کرے پیش کر سکتا ہوں۔ شکریہ مسٹر، اب آپ کو ایسا نام مجھے بتا دیں جس سے میں آپ کو مخاطب کر سکتا ہوں۔ نام بہت زیادہ ضرور نہیں ہے، آپ مجھے XYZ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو XYZ ہی کے نام سے مخاطب کریں گے، ہلکی سی ہنسی کے بعد کہا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، گریچر بولا۔ تو پھر آپ قیمت کا تعین کرتے ہیں؟ سوال کیا گیا۔ میرا خیال ہے ہیرو کی اتنی بڑی فرم بہتر طور پر ہیرو کی قیمت کا تعین کر سکتی ہے۔ میں یہ کاروبار نیا نہیں کر رہا ہوں، بس اس بار اتفاق سے میری پارٹی مجھے نہیں مل سکی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی کیا قیمت دی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے مسٹر، اب ہم یہ ساری باتیں آمنے سامنے بیٹھ کر کریں۔ یہ تو بتا دیں کہ ہم آپ سے کہاں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، میں آپ کو رنگ کر لوں گا، گریچر نے کہا، اور جواب میں سے ایک فون نمبر دے دیا گیا۔ پھر سوال کیا گیا، آپ کب رنگ کریں گے؟ اب سے 2 گھنٹے کے بعد، مجھے منظور ہے، میں انتظار کروں گا، باقی باتیں فون پر طے ہو جائیں گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ گریچر نے شکریہ ادا کرنے آیا۔ اس کے بعد مشین سے آواز آنا بند ہو گئی۔ مینیجر مسکراتی نگاہوں سے گریچر کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا، آپ بہت محتاط آدمی معلوم ہوتے ہیں جناب، ویسے احتیاط بری نہیں،
क्योंकि करोड़ों रुपए की मालियत का मामला है और मेरे बास ने आपसे जो कुछ कहा वो हकीकत पर मबनी है। या कोई दूसरी पार्टी तमाम हीरे नहीं खरीद सकती, लेकिन हम इन्हें बआसानी खरीद लेंगे। चूँकि डायमंड्स फर्म का काम सारी दुनिया में फैला हुआ है, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मिस्टर के सौदा होने के बाद इस नाचीज़ को ना भूला जाए। तुमसे जो कुछ कहा गया मैनेजर, वो यकीनन पूरा किया जाएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या डायमंड फर्म के मालिकान ईमानदाराना कारोबार करते हैं या फिर उनके लिए कुछ और इंतजाम भी करना ज़रूरी होंगे। नहीं मिस्टर, मेरा ख्याल है इस इदारे की इतनी बड़ी साख आज तक कभी मुतासिर नहीं हुई। हम जो कुछ कहते हैं वही करते भी हैं। आप इस मसले में बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं आपके लिए हाजिर हूँ क्योंकि इसमें मेरा अपना मुफाद भी शामिल हो चुका है, मैनेजर ने कहा और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। गरीचा ने एक बार उससे मुसाफा किया और उसे महसूस हुआ कि मैनेजर का सख्त हाथ न जाने कौन सी धात से बना हुआ है। उसके हाथ की हड्डियां कड़कड़ा कर रह गई थी। बहरतौर मैनेजर उसे दरवाजे तक छोड़ने आया, फिर बाहर खड़े हुए अर्दली से उसने कहा, मिस्टर जैड को एहतराम के साथ नीचे पहुंचा दिया जाए। अर्दली ने गर्दन हिलाई और गरीचर के साथ साथ चल पड़ा। मैनेजर दौड़ता उसी मशीन के पास पहुंच गया जिस पर अभी तक बातचीत होती रही थी। हेलो मैनेजर, के मिस्टर XYZ जा चुके हैं? जी हाँ जनाब, मैनेजर ने फौरन जवाब दिया। फिर बोला, क्या मैं कुछ लोगों को इसके पीछे रवाना कर दूं? ओह नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम क्या समझते हो, क्या वो बेवकूफ़ शख्स होगा और तन्हाई डायमंड स्टोर में दाखिल हुआ होगा? बाहर उसके आदमी मौजूद होंगे, तुम फिक्र मत करो। मैनेजर, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली जाएंगी। लेकिन जनाब, क्या आपके ख्याल में शख्स काबिल एतबार है? मैनेजर ने सवाल किया। काबिल एतबार से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कोई सही व्यापारी है? स्मगलर है मैनेजर, 100% स्मगलर। कहीं से हीरे लेकर बैंकॉक में दाखिल हुआ है, लेकिन दरहकीकत हीरे बहुत ही आला दर्जे के और कीमती हैं। हम इनसे खासा मुनाफा हो सकता है। दूसरी तरफ से कहा गया और मैनेजर खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए गर्दन हिला दी, जैसे मुखातिब उसके सामने हो। ओके मैनेजर, मशीन बंद कर दो, दूसरी तरफ से कहा गया और मैनेजर ने मशीन के बटन ऑफ कर दिए। बैंकॉक के मशरकी हिस्से में एक छोटे से खूबसूरत मकान के अंदर एक कमरे में बैठे हुए मुनासिब कदो कामत के आदमी ने सामने रखी हुई ट्रांसमीटर मशीन का बटन बंद कर दिया और अपनी जगह से उठकर अपनी बाईसमत रखी हुई एक और मशीन की जानिब मुतवज्जो हो गया। ये मशीन इसी किस्म की थी जैसे डायमंड स्टोर के मैनेजर की टेबल पर मौजूद थी। मशीन के निचले हिस्से में हाथ डाल के मैनेजर ने 2 तस्वीरें निकाल लीं। ये शायद पोलोराइड कैमरे की तस्वीरें थीं। मैनेजर ने उन्हें उठाकर हवा में 2-3 बार लहराया और फिर अपने सामने रख लिया। हीरे की तस्वीरें थी जो गरीचर ने मैनेजर को दिखाया था। वो शख्स तस्वीरें देखता रहा और फिर दोनों तस्वीरें एक लिफाफे में रखकर उसने अपने कोट के अंदरूनी जेब में रख ली। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो इस कमरे से निकल आया और चंद लम्हात के बाद एक कार में बैठा कहीं जा रहा था। कार वो खुद ड्राइव नहीं कर रहा था, बल्कि ड्राइवर जो बाकायदा वर्दी में मलबूस था इस कार को चला रहा था। पीछे बैठा हुआ शख्स खामोशी से आंखें बंद किए कुछ सोचता रहा और कार दौड़ती रही। थोड़ी देर के बाद कार बैंकॉक की वही बस्ती में दाखिल हो गई। यह एक बड़ी कैंपिंग नजर आ रही थी। कैंपिंग के दूसरे सिरे पर एक इमारत बनी हुई थी। आवारा गर्दों के हुजूम यहाँ मौजूद थे। हस्बे मामूल हरे कृष्णा हरे ओम का दौर चल रहा था। चर्च के धुएं के मरगोले चक्राते बुलंद होते और फिजा में तहलील हो जाते। खुले आसमान के नीचे और छोटे छोटे खेमों के अंदर आवारा गर्द अपनी दुनिया में मस्त थे। कार इस इमारत के पास पहुंचकर रुक गई और दरमियाने कदो कामत का शख्स कार से बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद वो इस इमारत के एक बड़े हॉल में था। वसी और इस हॉल में एक मेज बिछी हुई थी जिसके पीछे एक आराम कुर्सी पर इंतहे भद्दे बदन और मकरू खदोखाल वाला एक मुकामी शख्स बैठा हुआ था। वो अपनी छोटी छोटी आंखों से आने वाले को देख रहा था। आने वाला उसके नज़दीक पहुंच गया। क्या बात है गौथ, तुम कैसे यहाँ आए? मेज के पीछे बैठे हुए शख्स ने बारीक सी आवाज़ में सवाल किया। मिस्टर ग्रीथाओ, ये 2 तस्वीरें लाए हूँ आपके पास। आने वाले ने जेब में रखी हुई तस्वीरें निकालकर पस्ता कामत शख्स के सामने मेज पर रख दी और वो झुककर तस्वीरें देखने लगा। फिर उसकी पेशानी पर लाताद सलवटें पड़ गई। क्या करूँ मैं इन तस्वीरों को देखकर? एक शख्स ये हीरे लेकर आया है। इसको मैंने 2 घंटे का वक्त दिया है। 2 घंटे के बाद वो मुझे फ़ोन करेगा और इन हीरों का सौदा करने की कोशिश की जाएगी। ओह! पस्ता कामत एक बार फिर हीरे की तस्वीरों पर झुक गया। उसके चेहरे पर एकदम चौंकने के आसार नजर आए। उसने गौत की तरफ देखते हुए कहा, कितनी तादाद है इन हीरों की? 90 के करीब बताता है। ओह ओह, इसका मकसद है, मगर हीरे तो बहुत शानदार मालूम होते हैं। बैठ जाओ गौत, बैठ जाओ। अचानक हमारे सामने एक अजीब सूरत हाल आ गई है। क्या बात है मिस्टर ग्रीथाओ? हीरे बहुत कीमती हैं, बहुत ही कीमती। इन्हें ख़रीदा जा सकता है और इनसे अच्छी खासी रकूमात कमाई जा सकती हैं, लेकिन एक मसला भी हमारे सामने है। वो क्या? आखिर बताइए तो सही, गौत ने बेचैनी से सवाल किया। ज़िंदगी में बिल्कुल पहली बार बादशाह खान की तरफ से हमारी तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाया गया है। बादशाह खान का गिरोह तुम जानते हो इन इलाकों में खासा ताकतवर और मजबूत गिरोह है और हमारी अक्सर उनसे झड़पें होती रहती हैं।
बादशाह खान ने खुद मुझसे रब्ता कायम किया है और मुझे एक इत्तला दी है। कैसी इत्तला? गाउत ने पूछा। उसने कहा है कि किसी ने इसका बाहर से वो माल उड़ा लिया है। अफ्रीका से आए हुए हीरे जिनकी तादाद 90 है एयरपोर्ट से गायब कर लिए गए हैं और अब मुमकिन है कि इन हीरो को बैंकॉक में ही फरोख्त करने की कोशिश की जाए। बादशाह खान ने कहा है कि अगर हीरे डायमंड स्टोर में फरोख्त होने के लिए आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम बादशाह खान को इस बारे में इत्तला दें। बादशाह खान ने यह भी कहा है कि अगर हम चाहें तो इनका मुआवजा तलब कर सकते हैं, या फिर अगर ग्रीथाओ चाहता है कि गौची गिरोह को बादशाह खान के गिरोह की हमायत हासिल हो जाए तो इस वक्त इसका बेहतरीन मौका है। बादशाह खान का कहना है कि हम लोग मुतअद्दिद मामलात पर समझौता कर लेंगे। मसलन हमारे दरमियान इख्तलाफात इस अंदाज में ख़त्म हो जाएंगे कि हम मंशियात की तजारत करें और दूसरे मामलात को बादशाह खान देखे। इस तरह दोनों गिरोहों के कारोबार अलग अलग हो जाएंगे। जिसके पास जो स्टॉक है दूसरा खरीद लेगा और यूँ बैंकॉक में 2 ताकतवर गिरोह सरगर्म अमल रहेंगे और किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होगी। यह है सूरत हाल। हीरो की तस्वीरें देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हीरे हमें लाखों डॉलर का मुनाफा दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मसला भी सामने है। मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में कोई बेहतर फैसला कर लिया जाए। क्या ख्याल है? बात तो बहुत ही मुनासिब है मिस्टर ग्रीथाओ। अगर बादशाह खान के गिरोह से समझौता हो जाता है तो हम ज़्यादा दिलजमी से आज़ादाना काम कर सकेंगे। दरहकीकत हमारा असल काम तो मंशियात की तजारत ही है। स्मगलिंग का दूसरा माल तो हमारे हाथ बहुत कम लगता है। बादशाह खान वैसे भी इस पर कब्जा जमा लेता है और हमारी आपस की चपलश दूसरे लोगों को अपना काम दिखा जाने का मौका देती है। मेरा तो ख्याल है कि मिस्टर ग्रीथाओ के गौची गिरोह को बादशाह खान से समझौता कर लेना चाहिए। इसमें हमारा तवील मुफाद वाबस्ता है। ये हीरे बेशक हमें बहुत मुनाफा दे सकते हैं, लेकिन डायमंड स्टोर अहमकों का इदारा नहीं है। हम इसके ज़रिए इतनी दौलत बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर बादशाह खान से बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ग्रीथाओ गौची सोचने लगा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, पिछले दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक और मजबूत गिरोह अपने हाथ पांव गाड़ता जा रहा है। कैंप नंबर 22, 23 और 24 में हमारी सप्लाई बहुत मुतासिर हुई है और हमारे आदमियों का कहना है कि इस कैंप में दूसरे ज़राए से माल आ रहा है और ख़ासा सस्ता बेचा जाता है। इस सिलसिले में कुछ झड़पें भी हुई हैं। मैं चाहता हूँ इन छोटे छोटे गिरोहों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। या तो इनके आदमी हम में शामिल होकर कारोबार करें या फिर इनका वजूद ही बाकी ना रहे। इस सिलसिले में बादशाह खान भी हमारी मदद कर सकता है। तो फिर क्या ख्याल है चीफ, क्या बादशाह खान से बात की जाए इस मौजू पर? गाउत ने सवाल किया। मैं अपने ख़ास लोगों से और मालूमात हासिल कर लूँ, इसके बाद तुम्हें आखिरी जवाब दे सकूँगा, लेकिन इसके लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गाउत ने कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी चंद मिनटों में लोगों को यहीं इकट्ठा किए लेता हूँ, ग्रीथाओ गौची ने कहा और अपनी जगह से उठकर फिर एक मशीन के पास पहुंचकर उसने एक बटन दबाया और मशीन में सुर्ख डायल रोशन हो गया। तब ग्रीथाओ गौची ने कहा, मैं तमाम सरबराहान को 15 मिनट के अंदर अंदर अपने पास देखना चाहता हूँ। इस सिलसिले में कुछ भी किया जाए, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। 15 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन 7 अफराद वहाँ पहुँच गए। इनमें एंड्रा गौची भी थी, वही ख़तरनाक औरत जो शीरान के पीछे पड़ गई थी। ग्रीथाओ ने वक्त ज़ाय किए बगैर ये मसला उनके सामने रख दिया। इनमें से 6 आदमियों ने ग्रीथाओ से इत्तफाक किया था, सिर्फ एक आदमी इसका मुखालिफ निकला था। इसने ये कहा था कि हम बादशाह खान से अलग रहकर भी तो अपना काम कर ही रहे हैं। बहरतौर उसे कायल किया जाने लगा और वो खामोश हो गया। फैसला यही हुआ कि बादशाह खान की इस पेशकश को कबूल कर लिया जाए और बादशाह खान से गुफ्तगू की जाए। चुनांचे ग्रीथाओ ने सबके मशवरे के बाद टेलीफोन अपने पास मंगवाया और इस पर किसी के नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ से राब्ता कायम हो गया और ग्रीथाओ गौची अपने मखसूस अंदाज में बोला, मैं बादशाह खान से बात करना चाहता हूँ। कौन बादशाह खान? हम किसी बादशाह खान को नहीं जानते। दूसरी तरफ से जवाब मिला, मैं ग्रीथाओ गौची हूँ और बादशाह खान की पेशकश के जवाब में टेलीफोन कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम समझ गए होगे कि बादशाह खान कौन है। जी हाँ मिस्टर गौची, हम समझ गए हैं। अभी 10 सेकंड के बाद आपको इस सिलसिले में जवाब दिया जाएगा, बराह करम होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया और गौची ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। फिर उसने माउथ पीस पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। चंद लम्हात के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मिस्टर गौची, आप 1 2 3 4 पर बात कर सकते हैं। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 4, बराह करम नोट कर लें। क्या आपके पास ट्रांसमिशन मशीन मौजूद है? जी हाँ, ग्रीथाओ गौची ने कहा और टेलीफोन बंद कर दिया। चंद साथ के बाद वो अपनी ट्रांसमिशन मशीन के बटन ऑन कर रहा था, जो इससे कुछ ही फासले पर एक टेबल पर रखी हुई थी। ग्रीथाओ ने चंद साथ कोशिश करने के बाद दूसरी तरफ से राब्ता कायम कर लिया। 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन मिल गया था और चंद लम्हात के बाद बादशाह खान की आवाज़ सुनाई दी। हेलो ग्रीथाओ गौची, बादशाह खान बोल रहा हूँ। कैसे मिजाज है तुम्हारे? बादशाह खान ने पूछा। ठीक हूँ बादशाह खान, बिल्कुल ठीक, गौची ने जवाब दिया। कैसे जहमत की, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ। शुक्रिया बादशाह खान, तुम्हारी तरफ से दोस्ती की पेशकश की गई थी और ग्रीथाओ गौची दोस्ती को दिल से कदर करता है।
और दोस्त बनाने का ख्वाहिशमंद भी है। बहुत खूब, ये बड़ी पुरमसरत बात है, वरना आज तक दोनों गिरोह एक दूसरे के हाथों नुकसानात ही उठाते रहे हैं। यकीनन मुझे इस बात का पूरा एहसास है बादशाह खां। तो फिर क्या सोचा है तुमने? यही कि बादशाह खां के गिरोह से मुकम्मल तौर पर मुफाहमत की जाए, मगर हम काम के लिए कुछ तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ती हैं। मैंने एक मशरूत पेशकश की थी। बात दरअसल ये नहीं कि मेरे 90 हीरे चोरी हो गए हैं, बल्कि बात सिर्फ यह है कि चोर को जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे लोग बादशाह खां या ग्रीथ हाउस से फ्रॉड करके भागते रहे तो थोड़े दिनों के बाद गिरोह की साख खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ अपनी साख के लिए चोर को पकड़ना चाहता हूँ। यकीनन बादशाह खां, मुझे इल्म है कि बादशाह खां क्या है। अब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा दोस्त। क्या तुम मुझसे मुकम्मल तौर पर मुफाहमत के लिए आमादा हो? यकीनन बादशाह खान, और खुशकिस्मती ने मुझे ऐसा मौका मुहैया कर दिया कि मैं तुम्हारी दोस्ती और हमदर्दी हासिल कर सकूं। गाउची ने कहा। क्या मतलब? बादशाह खां चौंक कर पूछा। मतलब यह कि वो 90 हीरे फरोख्त होने के लिए डायमंड स्टोर आ रहे हैं। ओह वाकई? क्या वाकई? बादशाह खां की आवाज़ में मुसर्रत पिन्हा थी। हाँ बादशाह खां, इसीलिए मैं तुमसे गुफ्तगू करने की जुर्रत कर सका हूँ। हीरे नहायत सस्ते दामों फरोख्त हो रहे हैं। उधर हकीकत ऐसे हीरे हैं जिन्हें फरोख्त करके हम लाखों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन हम ये तमाम रकम खर्च करके बादशाह खां की दोस्ती खरीदने की ख्वाहिशमंद है। बादशाह खां तुम्हें करोड़ों डॉलर का मुनाफा देगा। तुम फिक्रमंद क्यों हो? मुझे बताओ कौन लोग हैं वो? क्या किसी गिरोह के अफराद हैं या कुछ अजनबी चेहरे? कतई अजनबी हैं। एक शख्स ने मेरी फर्म के मैनेजर से रब्ता कायम किया है। एक ही हीरा अपने साथ लाया था जिसकी तस्वीर हासिल कर ली गई है। उस शख्स ने अपना नाम नहीं बताया, बस एक अजनबी शख्सियत से हमारे पास पहुंचा था। 2 घंटे के बाद वो टेलीफोन पर हमसे रब्ता कायम करेगा और इसके बाद हम उसे अपने फैसले से आगाह करेंगे। तुम्हारा फैसला क्या होगा ग्रीथ हाउ? अब जो भी फैसला होगा वो हमारा नहीं आपका होगा बादशाह खां, ग्रीथ हाउ ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे बराह रास्त मुलाकात करना चाहता हूँ। इसके लिए जो भी जगह मुंतखब की जाए, लेकिन इस 2 घंटे के मसले का क्या तस्वीर किया जाए बादशाह खां? ग्रीथ हाउ ने नर्म लहजे में पूछा और दूसरी जानिब से चंद लम्हात की खामोशी तारी हो गई। फिर बादशाह खां ने कहा, उन लोगों से सौदा कर लिया जाए, इन्हें मुनासिब एडवांस अदा कर दिया जाए जो मेरे जिम्मे होगा, और इसके बाद ये बात तय कर ली जाए कि फला जगह हीरे हासिल करने के बाद रकम दे दी जाएगी। मेरा मतलब है वही तरीका जो इससे कबल ऐसी खरीदो फरोख्त के सिलसिले में होता रहा है। इसमें कोई तब्दीली नहीं, ताकि मुखालिफों को शुबा ना हो जाए। ठीक है बादशाह खां, जगह कौन सी मुंतखब की जाए? ग्रीथ हाउ गाउची ने पूछा। मेरा ख्याल है साउथ डील का इलाका इस सिलसिले में बेहतर है। साउथ डील की वो चट्टान जो उकाब के सर से मुशाबा है, निशाने के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। समंदर के किनारे हम हीरे और रकम आपस में तब्दील कर सकते हैं। क्या ख्याल है? नहायत मुनासिब, लेकिन अगर इन लोगों ने इसमें कोई तरमीम की तो आपको इत्तला दे दूंगा। यकीनन मैं इंतज़ार करूंगा। वैसे हमारी मुलाकात भी जल्द होनी चाहिए ताकि दूसरे मामला भी तय कर लिए जाए। मेरा ख्याल है बादशाह खां, पहले मैं आपकी खिदमत में ये हीरे पेश कर दूँ, इसके बाद मैं मुलाकात के लिए मुनासिब जगह का तयन कर लूँगा। वैसे मैं खुद भी आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ, ग्रीथ हाउ ने कहा। ठीक है, अगर तुम ताउन पर आमादा हो तो बादशाह खां भी बात का धनी है, जो कह देता है वो पत्थर की लकीर होता है। शुक्रिया बादशाह खां, ग्रीथ हाउ गाउची ने कहा, और फिर सिलसिला मुनक़ते होने के बाद उसने खुद भी ट्रांसमिशन का सिलसिला ऑफ कर दिया। वो सब मसरूर नजर आ रहे थे। बादशाह खां की गिरोह से मुफाहमत का तस्वुर उनके लिए खासा दिलकश था, वरना दूसरी सूरत में हमेशा जान पर बनी रहती थी। जगह जगह हंगामे होते थे, गोलियां चलती थी और उनमें से 2-4 लुढ़क जाया करते थे। थोड़ी देर के बाद ग्रीथ हाउ गाउची ने उन लोगों को मुंतशिर होने के लिए कहा। गाउत को उसने ज़रूरी हदायत दी थी और गाउत ये हदायत लेकर वहाँ से चल पड़ा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।